स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हमारे यहाँ आरक्षण संरक्षण का ढोंग ना रचाएं जनाब। हमारे यहाँ गरीबी की कोई जात नहीं होती, ऐसा कुछ लोग कहते हुए नजर आए जिस दिन ऐसी सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय का डिसीजन आया, जजमेंट आई। So, ladies and gentlemen, boys and girls, my name is Ayush Sanghi and I welcome all of you to Study IQ. Study IQ में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो हम इसी तरीके के इश्यूज आप तक लेकर आते हैं इस चैनल के द्वारा। इस YouTube चैनल का नाम है Study IQ IAS। तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है और हमें अगले दिन के लिए ऊर्जा देता है कि हम और वीडियोस बनाकर आप तक लेकर आ सके। इसी के साथ साथ मैं ये भी अनाउंस कर दूं, जितने भी स्टूडेंट्स IAS की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए स्टडी IQ पे 2024 अटेम्प्ट के लिए कोर्सेज लाइव हैं। हमारे जो कोर्सेज हैं वो वन स्टॉप सोल्यूशन है, जिसमें आपको सारी चीजें प्राप्त होंगी, चाहे वो टॉप एजुकेटर्स द्वारा पढ़ाई हो, चाहे वो डाउट सॉल्विंग सेशंस हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज के सेशन हो, चाहे वो क्वेश्चन आंसर सेशन हो, और इसी के साथ साथ मेंटरिंग सेशंस हो। सब कुछ आपको अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 24,500 रुपए में। और अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको यही सारी सर्विसेज, यही सारी सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए में प्राप्त होंगी। You would get access to all these services, including the complete course for prelims and mains, only for 19,000 if you use my code. तो मेरा कोड ध्यान से देखें, मेरा कोड है सांघी लाइव। आई रिपीट, मेरा कोड है सांघी लाइव। तो सांघी लाइव कोड यूज करें और इसी के साथ साथ पाएं डिस्काउंटेड प्राइस पे ये कोर्सेस। तो 24,500 का कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 18,999 रुपए में अवेलेबल है। जितने भी पीडीएफ्स मैं यूज करता हूं पढ़ाने के लिए, ये सारे के सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। तो टेलीग्राम हैंडल का नाम आप देख सकते हैं, आयुष सांघी IAS अकेडमी। इस पे हम पीडीएफ्स के साथ साथ बैचेस की इंफॉर्मेशन और उसी के साथ साथ आने वाले वीडियोस की इंफॉर्मेशन भी डालते हैं, पोल्स भी करते हैं। और जो हमारे और सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आयुष सांघी इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, इन पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसपे आपको MCQ सॉल्विंग के सारे डेली बेसिस पे MCQ सॉल्व करने को मिलेंगे। हम MCQs अपलोड करते हैं और उसी के साथ साथ जो है आपको इंटरेस्टिंग रील्स भी मिलेंगी इन सब हैंडल्स पे। तो सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमारे साथ जुड़िए और लाभ उठाइए इन सारी चीजों का, जितना भी मटेरियल मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो चलते हैं इस मैटर की तरफ और जानते हैं कि ये क्या इशू है। उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जिसमें 3 और 2 जजेस की बेंच के द्वारा यह जजमेंट सुनाया गया कि आरक्षण जो है, EWS आर्थिक स्थिति से जो कमजोर लोग हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो लोग हैं, उनके लिए आरक्षण होना चाहिए, जस्टिफाइड है। ऐसा 3 जजेस ने बोला और 3 जजेस इससे अग्री करते हैं और 2 जजेस इससे डिसेंट करते हैं यानी डिसएग्री करते हैं। तो इसको लाया गया था, या ये जो कोर्ट केस है ये कोर्ट में चल रहा था जब 103rd संवैधानिक अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। तो इसी के साथ साथ इन जजेस ने, 5 जजेस जो प्रख्यात प्रसिद्ध जजेस हैं, उनकी बेंच ने क्या बोला, आइए आपको दिखाते हैं। सो द बेंच ऑफ these judges, the judges that agreed to EWS reservation, said that this kind of reservation is necessary because it does not violate the basic structure Constitution of India. ये जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता। जबकि दूसरी तरफ जो जजेस हैं वो ये कहते हैं ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ जाता है। जो 2 जजेस हैं, यूयू ललित और रविंद्र भट्ट साहब, ये जो है कहते हैं राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ जाता है, कॉन्ट्रडिक्टरी टू द एसेंस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो देखिए, दोनों तरह की चीजें बोल दी गई। 3 जजेस द्वारा बोला गया कि ये अग्रीड है, अग्रीएबल है, ठीक है। 2 जजेस द्वारा बोला गया कि ये अग्रीएबल नहीं है। तो इस वजह से 3 जजेस का पगड़ा भारी हुआ और ये जजमेंट या ये रिजर्वेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना गया। दिस वाज कंसिडर्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। तो इस चीज का पूरा विश्लेषण करेंगे आज के इसी वीडियो में कि हुआ क्या। तो इसी के साथ साथ जो है मैं आपको यह बताना चाहता हूं सबसे पहले कि इस केस का बैकग्राउंड क्या है। व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर केस, जो कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ, तभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। बात हो रही है 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की। आपको 3 साल पहले लेकर चलते हैं।
एनडीए की सरकार, एनडीए 1.2 की सरकार, जिसमें जनवरी 2019 जो विंटर सेशन होता है, उस विंटर सेशन में यह कॉन्स्टिट्यूशनल बिल इंट्रोड्यूस करा गया कि आर्थिक तौर से जो कमजोर लोग हैं उनके लिए भी आरक्षण होना चाहिए, यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आरक्षण जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अब ये इंट्रोडक्शन जो है ये तभी हो सकता है संवैधानिक तौर पे यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करें। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो पावर्स देते हैं उसको अमेंड करने के? तो पावर्स जो है वो आती है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 से। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 16 क्या कहता है, ये चीज जो है ये आपको बताई जाएगी। आप ध्यान से देखते जाइए, सुनते जाइए। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इट प्रोवाइडेड 10% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। सरकारी नौकरियों पे, एंट्री लेवल पे, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यानी कि स्कूल कॉलेजों में स्पेशली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में 10% आरक्षण दिया जाएगा टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड इन दी अनरिजर्व्ड कैटेगरी। की वर्ड इज अनरिजर्व्ड कैटेगरी। अनरिजर्व्ड कैटेगरी का मतलब है नॉन एससी, नॉन एसटी, नॉन ओबीसी। आई रिपीट, नॉन एससी, नॉन एसटी, नॉन ओबीसी, इन कैटेगरीज को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो कैटेगरी है उसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी कहा जाता है। उस अनरिजर्व्ड कैटेगरी को मद्देनजर रखते हुए हम उसमें लोगों को आरक्षण जो है वो दे रहे हैं। और कितना आरक्षण है? 10% आरक्षण है। ये 10% आरक्षण ओवर एंड अबव, यानी कि जितना आरक्षण एससी, एसटी, ओबीसी को प्राप्त है उसके ऊपर दिया जाएगा। यानी कि किसी का जो आरक्षित सीट है या जो आरक्षण प्रदान किया हुआ है उसको आप छीन नहीं रहे हो, उनको ऊपर से आरक्षण दे रहे हो। तो द पीपल हु आर ऑलरेडी गेटिंग द बेनिफिट वुड नॉट बी अफेक्टेड, वो अफेक्ट नहीं होंगे। ये चीज बताई गई थी 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो आर्टिकल 15 जो कि सरकार को यह पावर देता है कि आप आरक्षण दे सकते हैं क्योंकि आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी है। तो आर्टिकल 15 किस बेसिस पे पावर देता है यह आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आर्टिकल 15 यह कहता है दैट देयर विल बी नो डिविजन और देयर विल बी, यू विल नॉट प्रोहिबिट एनी पर्सन, आप किसी को रोकोगे नहीं, ऑन 5 ग्राउंड्स, ऑन 5 बेसिस, 5 क्राइटेरिया। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। RRCSP, RRCSP के बेसिस पे आप किसी को किसी भी अपॉर्चुनिटी को लेने से रोकोगे नहीं। ये चीज कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है, ये आर्टिकल 15 कहता है। सो प्रोहिबिशन ऑफ एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 बेसिस पे आप किसी को कोई भी अपॉर्चुनिटी लेने से, या इन 5 बेसिस पे आप किसी को कोई काम करने से नहीं रोकते, चाहे वो स्कूल में पढ़ाई से लेकर हो, चाहे वो नौकरियों में हो, चाहे वो गार्डन और पब्लिक सर्विसेज यूज करने में हो, या वो किसी तालाब से पानी भरने को हो। सिर्फ और सिर्फ इन आधारों पे आप किसी को नहीं रोक सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। और आर्टिकल 16 दूसरी तरफ यह कहता है कि मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी सरकारी नौकरी में सरकार जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इंश्योर कर सकती है। तो आर्टिकल 15 और 16 को मद्देनजर रखते हुए आरक्षण जो है वो लाया गया, क्योंकि जो लोग जिनको अपॉर्चुनिटी प्राप्त नहीं थी उनको अपॉर्चुनिटी देने के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना था। यानी जो लोग ऑलरेडी भेदभाव का शिकार हैं, द पीपल हु आर ऑलरेडी अटैक्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, वेदर दे आर दलित्स, एससीज, एसटीज, आदिवासी हैं, कुछ है, अगर उनको अटैक किया जा रहा है तो उनको किस तरीके से बाकी लोगों के इक्वल लाके खड़ा करा जाए, उस चीज के लिए आर्टिकल 15 और 16 में अमेंडमेंट करके आरक्षण दिया गया। तो इन्हीं आर्टिकल्स में दोबारा अमेंडमेंट करके आपको ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी देना पड़ेगा। सो इंसर्टेड आर्टिकल 15 clause 6 and 16 clause 6 in the constitution to provide up to 10% reservation among non-OBC, non-SC, non-ST sections of the population. इनको आरक्षण जो है वो दिया गया है, दिस हैज बीन गिवन। तो अब जो है, अब हुआ क्या, इसको अगर इसका विश्लेषण करें, क्या दिया गया है अमेंडमेंट ने, क्या किया है? इट इंट्रोड्यूस्ड अ कोटा फॉर द पुअर अमंग द सो कॉल्ड फॉरवर्ड कास्ट और जनरल कैटेगरी। तो नॉन अनरिजर्व कैटेगरी है ना, तो अनरिजर्व कैटेगरी कौन सी है? जनरल कैटेगरी। अनरिजर्व कैटेगरी कौन सी है? सो कॉल्ड फॉरवर्ड कैटेगरी, मतलब बैकवर्ड कैटेगरी नहीं है, आप ये बोल दीजिए। तो ये पावर इनको दी गई। ये शब्द जो है संविधान में इंक्लूड करे गए। द कोटा इज अवेलेबल, कहां कहां अवेलेबल है? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में
और एंट्री लेवल पे सरकारी नौकरियों में। इन दोनों जगह, इन दोनों प्लेसेस के लिए अवेलेबल है। तो आर्टिकल 15 का जो रिजर्वेशन है 15(6) वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में देता है और 16(6) वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण जो है वो देता है। ये चीज बिल्कुल स्टेट कर दी गई 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो किन किन लोगों को ये आरक्षण प्राप्त है, इस चार्ट को देखेंगे आपको क्लियर होगा। जिनकी पूरी आर्थिक स्थिति, जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए प्रति साल से कम है, जिन भी लोगों की पूरी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए प्रति साल से कम है, पहला क्राइटेरिया, या जिनकी एग्रीकल्चरल लैंड है जो कि 5 एकड़ से कम है, खेती बाड़ी की जमीन 5 एकड़ से कम, या रेजिडेंशियल फ्लैट जिसका साइज 1000 स्क्वायर फीट से कम है, या जिनका रेजिडेंशियल प्लॉट 200 स्क्वायर यार्ड से कम है, 200 गज से कम है। ये चारों जो क्राइटेरिया है, इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया यदि आप फुलफिल करते हैं और बाकी सारे क्राइटेरियाज भी आप पे मैच नहीं करते हैं, तो आप एलिजिबल हो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं फैमिली इनकम 8 लाख रुपए प्रति साल से कम है, एग्रीकल्चरल लैंड 5 एकड़ से कम है, या रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से कम है, रेजिडेंशियल प्लॉट 200 स्क्वायर यार्ड से कम है, तो आप जो है ईडब्ल्यूएस में एलिजिबल हो रिजर्वेशन लेने के लिए। ये था 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब जो है सवाल उठता है, सवाल क्या उठता है? रिजर्वेशन सिस्टम ऑफ इंडिया का जो थोड़ा सा इतिहास है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मेंशन है, ये था 130वां संवैधानिक अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत इतनी डिबेट हुई कि आप रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हो या आप रिजर्वेशन को उन लोगों के लिए खत्म करना चाहते हो जो एक्चुअली रिजर्वेशन बेनिफिशियरी होने चाहिए या जिनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल फैक्टर रिजर्वेशन का आप लोगों को मैं बताऊंगा। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया? आरक्षण का इतिहास भारत को लेकर। भारत में जो आरक्षण दिया गया था हमेशा से सन 1955 यानी कि आजादी के बाद से लेकर आज तक, जो सबसे पहला आरक्षण दिया गया था वो जाति के आधार पर दिया गया था, जिसको आप बैकवर्ड कहते थे या माइनॉरिटी कहते थे, उनको सबसे पहले आरक्षण दिया गया था, जो कि SC ST कैटेगरी थी। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी को सबसे पहले आरक्षण प्राप्त हुआ था। उसके बाद सन 1991 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करते हुए OBC आरक्षण, अदर बैकवर्ड क्लासेस को आरक्षण दिया गया, जिसमें कई सारे कास्ट, कई सारी बहुत पॉपुलेशन, तकरीबन 52% की जनसंख्या जो है उसमें आ गई थी। तो OBC रिजर्वेशन जो है वो 1991 में दिया गया, SC ST रिजर्वेशन जो है वो सन 1955 से चला आ रहा है। इन टोटालिटी रिजर्वेशन एक पर्टिकुलर लिमिट से एक्सीड ना करे, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में इसकी अर्जी डाली गई, पिटिशन फाइल करी गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट दिया, जिसे आप लोग इंदिरा साहनी जजमेंट के नाम से जानते हैं। यह जजमेंट आया था 1992 में। तो इंदिरा साहनी जजमेंट ने कैपिंग लगा दी, यानी कि अपर लिमिट लगा दी कि आरक्षण जो है वो किसी भी प्रकार से, किसी भी हाल में 50% क्रॉस नहीं करना चाहिए। अपर लिमिट हैज टू बी 50%। आप 50% के अंदर आप जो मर्जी परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगाते रहे, आप SC का बढ़ाएं, ST का कम करें, OBC का बढ़ाएं, OBC का कम करें, वो आप जो मर्जी करते रहे, उसकी अपर कैपिंग संविधान, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 50% पे लगा दी। इट वाज 50% रिजर्वेशन। ये चीज करी गई इंदिरा साहनी जजमेंट के तहत। लेकिन EWS आरक्षण आने के बाद ये लिमिट ब्रीच हो गई, यानी कि ये लिमिट क्रॉस हो गई। तो ये लिमिट जो है 10% आरक्षण और देने के बाद 59.5% पहुंच गई, जो कि जाहिर सी बात है 50 से ज्यादा है। तो आज की डेट में जो आरक्षण की स्थिति है, यदि मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो आप ये चार्ट देखें। रिजर्वेशन जो है वो क्या कहता है, व्हाट डज इट स्टेट? शेड्यूल्ड ट्राइब्स को 7.5% रिजर्वेशन प्राप्त है, शेड्यूल्ड कास्ट को 15% रिजर्वेशन प्राप्त है, OBC को 27% रिजर्वेशन प्राप्त है। ये 1991 मंडल कमीशन के तहत दिया गया था। और EWS को 10% आरक्षण प्राप्त है। कुल मिला के 59.5% आरक्षण जो है ये करंट स्टेटस है आरक्षण का, जो कि दिया गया है। दिस हैज बीन गिवन टू रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। सो रिलैक्सेशंस जो है SC ST को कई अवेलेबल है कि भाई आपके पास एक पर्टिकुलर नौकरी नहीं है, या आपके पास नौकरी है, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, आपकी सामाजिक स्थिति कमजोर थी, आप बैकवर्ड थे, तो उसके लिए रिलैक्सेशन कैसे दिया जाता है? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में या कंपेटिटिव एग्जाम्स में कट ऑफ को कम करके, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसके बेसिस पे
ओबीसी आरक्षण और एससी एसटी आरक्षण जो है वो अप्लाई करा जाता है। तो आप कट ऑफ देखते ही होंगे, आप यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, आप कट ऑफ देखते हैं। उस कट ऑफ को देखते हैं तो आपको दिखता होगा कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्या है, एससी का क्या है, एसटी का क्या है, ओबीसी का क्या है, फिजिकली डिसेबल्ड का क्या है। इस तरीके से हमें आरक्षण दिखता रहता है। अब सवाल ये आता है, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है, इंपॉर्टेंट सवाल आता है, वो क्या है कि 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण के सपोर्ट में कौन कौन खड़ा है, हु स्टैंडिंग इन सपोर्ट ऑफ ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। जो 3 जजेस जिन्होंने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के पक्ष में जो है रूल करा या जजमेंट दिया, वो इसके फेवर में है। और उनका जो कहना है वो मैं आपको बताता हूं। लेट मी टेल दैट टू यू कि इनइक्वालिटी किस तरीके से खत्म करी जा रही है इस आरक्षण को देते हुए। इनका क्या कहना है आइए जानते हैं। सो रिजर्वेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट, ऐसा जस्टिस महेश्वरी का कहना था। रिजर्वेशन एक ऐसा जरिया है, हथियार है, जो कि ऑल इंक्लूसिव मार्च, ऑल इंक्लूसिव मतलब सबों को आपस में जोड़ के आगे बढ़ाया जाता है। द गोल्स ऑफ एन एगैलिटेरियन सोसाइटी व्हाइल काउंटर एक्टिंग इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज को खत्म करते हुए आप सबको जो है फायदे में इंक्लूड करते हो और उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ाते हो। ये चीज जो है ये जस्टिस महेश्वरी का कहना था। तो रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के आधार पे जस्टिफाइड है। It is not only an instrument for inclusion of SEBC, socially and educationally backward classes तो included हैं। उसके ऊपर उसके आगे की अगर बात हो, जो लोग आर्थिक तौर पे कमजोर हैं उनको भी आरक्षण का बेनिफिट मिलना चाहिए। वो इक्वालिटी की सही डेफिनेशन होगी। दैट वुड बी द राइट डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी। दिस इज समथिंग दैट वाज स्टेटेड। और दूसरे जो जस्टिस है उनका क्या कहना था कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आप एक सेपरेट क्लास ऑफ सिटीजन ना ट्रीट करें। हो सकता है इनमें से कुछ की हालत जो है वो दलितों से ज्यादा खराब हो, एससी एसटी से ज्यादा खराब हो। इट वुड बी रीजनेबल क्लासिफिकेशन एंड कुड बी टर्म्ड एज अनरीजनेबल और अनजस्टिफाइबल क्लासिफिकेशन, जो कि इसमें दी हुई है। तो इस वजह से ये रिजर्वेशन जो है कहीं ना कहीं इन जजेस के हिसाब से जस्टिफाइड था। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है वो जस्टिफाइड था। तो अब जो सवाल पूछा जाना चाहिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही जरूरी सवाल है, जिसका डिबेट इस बार दोबारा शुरू हुआ। और वो डिबेट क्या शुरू हुई कि क्या हमें आरक्षण चाहिए। आजादी के 75 साल बाद भी क्या आज की डेट में हमें आरक्षण चाहिए। डू वी नीड रिजर्वेशन इवन आफ्टर 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। बताइए आप लोग, ये आपका बताना है कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। तो इसी को लेके मैं थोड़ी सी आपको ट्रिविया दूंगा और इस बारे में चर्चा करेंगे कि क्या यह चीज रिक्वायर्ड है या नहीं है। आरक्षण को मद्देनजर रखते हुए एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया क्रीमी लेयर का। ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि जो ओबीसी आरक्षण में बेनिफिट पाते हैं उसमें क्रीमी लेयर एक सर्टन इनकम ग्रुप के ऊपर वाले जो लोग होंगे उन लोगों को फायदा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आप क्रीमी लेयर में हो। आप जो है आपको बेनिफिट मिला हुआ है, आप ऑलरेडी आर्थिक तौर पे बाकियों से ऊपर हो। जो नॉन क्रीमी लेयर के लोग आते हैं सिर्फ और सिर्फ उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। यानी कि एक कास्ट के अंदर आपने बाइफरकेशन करा हुआ है। इसलिए बाइफरकेशन करा हुआ है कि भाई आपको जरूरी रिजर्वेशन नीडी को मिलना चाहिए ना, नॉन नीडी को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए। तो एक तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि एससी एसटी रिजर्वेशन जब लाया गया तो वो सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए लाया गया था। वो आरक्षण केवल 10 साल के लिए एप्लीकेबल था। 10 साल बाद उसे खत्म होना था, लेकिन तब से लेके आज तक एक्सटेंड होते 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 75 साल निकल गए। तो सवाल ये उठता है, और उसके बाद भी रिजर्वेशन की मांग इतनी होती है, तो सवाल ये उठता है कि क्या आरक्षण अभी भी होना चाहिए। शुड देयर बी मोर रिजर्वेशन। तो यही सवाल उठाया जस्टिस त्रिवेदी और पर्दीवाला ने। Originally envisaged for a limited period and underlined the need to revisit and fine tune it with the realities of the day. सच्चाई दिन की क्या है? क्या आपको अभी भी आरक्षण देना है या सिर्फ आपको उसमें पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति करनी है, राजनीति खेलनी है? ये देखने वाली बात। This is something that has to be seen. तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए यह चीज रिविजिट करी गई कि आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे अगर आपको रिजर्वेशन देना था तो क्या आपने उसका एनालिसिस करा। क्या लोग आगे वहां से डेवलप हुए, क्या चीजें हुई, डिड एनीथिंग हैपन। तो इसी पे एक जो इंपॉर्टेंट सवाल उठता है वो ये उठता है कि आरक्षण क्या है।
क्या आरक्षण देना हमारा एंड गोल है या आरक्षण एक जरिया है एंड गोल पे पहुंचना? हम बात कर रहे हैं आज से नहीं, जब से हमें आजादी मिली है, कि हमें डेवलप्ड बनना है। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री थे, हम सेकंड वर्ल्ड कंट्री बने, क्या हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनना चाहते हैं या बने हैं, या बनने का सपना रखते हैं? और अगर रखते हैं तो क्या हम उस तरफ जा रहे हैं? अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनने का सपना रखते हैं, अगर हम डेवलप्ड कंट्री बनने का सपना रखते हैं, यदि मैं डेवलप होना चाहता हूं, तो वो डेवलपमेंट कैसे अचीव होगी? वो अचीव ऐसे होगी जब हमारे देश के सारे लोगों को इक्वल बेनिफिट प्रोवाइड होगा, जो कि आरक्षण के तौर पे प्रोवाइडेड था। सो रिजर्वेशन जो है वो क्या है? इट इज अ मीन्स टू एन एंड, एक जरिया है एंड तक पहुंचने के लिए। रिजर्वेशन एंड नहीं है, तो रिजर्वेशन देना क्या पूरी खात्मा नहीं है, रिजल्ट नहीं है? इट इज नॉट अ रिजल्ट, इट इज अ मीन्स, इट इज अ पढ़ाई टू रीच टू द रिजल्ट। तो रिजर्वेशन का अगर बेनिफिट निकल जाए, तो क्या रिजर्वेशन की जरूरत आज भी या हमेशा आने वाले टाइम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? शुड इट बी देयर और नॉट? दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी डेलिबरेटेड अपॉन। इस चीज पे हमें बात करनी है। रिजर्वेशन कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में पैदा हुए या आप एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई कर गए तो आपको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। नो, इट इज नॉट अ वेस्टेड इंटरेस्ट, इट इज समथिंग विच इज अ मीन्स टू दैट इंटरेस्ट, अ मीन्स टू द गोल। ये ध्यान रखें, रिमेंबर दिस। तो एजुकेशन लेवल्स ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी राइजिंग, ये है कि अगर आपने रिजर्वेशन दिया अगर तीन कैटेगरी या तीन कम्युनिटी के लोगों को, तो यहां पे इन लोगों को बेनिफिट के जरिए एजुकेशन लेवल्स इनके राइज करे हैं। तो क्या आरक्षण का बेनिफिट है? क्या हम डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं? क्या हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनने को जा रहे हैं? बिल्कुल बढ़ रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन लेवल्स बढ़े हैं। इस चीज को सपोर्ट करने के लिए मैं आपको कुछ ग्राफ्स दिखाऊंगा, सरकारी ग्राफ्स हैं, आप ध्यान से देखें और इसको समझें कि किस तरीके से एजुकेशन का रेट एससी, एसटी, ओबीसी के लेवल पे बढ़ा है। हाउ हैज इट इंक्रीज्ड? देखिए जी, प्रोग्रेस इन एजुकेशन लेवल्स। एजुकेशन लेवल्स का जो प्रोग्रेस है वो किस तरीके से देखा जाता है, इसको देखिए जरा, समझिए इस ग्राफ को। तो जो ब्लू आप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर, ये प्राइमरी एजुकेशन है। हायर सेकेंडरी जो है वो ऑरेंज है, और डिप्लोमा ग्रेजुएट जो है वो ये ग्रे कलर है। तो एसटी में 2004-5 में इतने लोग जो है, इतने लोग प्राइमरी अप टू प्राइमरी स्कूल पढ़ाई करते थे, इतने लोग जो है वो हायर सेकेंडरी में करते थे, और इतने ग्रेजुएशन करते थे। इसमें आप देखें क्या हुआ 2017-18 में, व्हाट हैपेंड इन 2017-18? प्राइमरी लेवल के कम हुए, इसका मतलब प्राइमरी लेवल के जाहिर सी बात है ऊपर आ गए होंगे, हायर सेकेंडरी में आ गए होंगे, तो इनकी संख्या बढ़ गई, और इनमें से और ऊपर आए होंगे 15 साल के गैप में। तो देखिए डिप्लोमा और ग्रेजुएट्स की संख्या बढ़ी, इट इंक्रीज्ड। सेम चीज जो है आप देख सकते हैं एससी के साथ हुई, यहां पे इसमें बढ़ोतरी देखी गई है और इसमें बढ़ोतरी देखी गई है ग्रेजुएशन में। उसके बाद जो है आप यहां देखें ओबीसी, ओबीसी का रेट देखें, तो ओबीसी में भी आप देख सकते हैं कि ये लेवल बढ़ा है और डिप्लोमा ग्रेजुएशन का लेवल बढ़ा है। और वैसे ही अगर आप दूसरी चीज देखें, इफ यू लुक एट जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी में प्राइमरी तकरीबन सेम है, और उसके बाद जो है हायर सेकेंडरी लेवल कम है, डिप्लोमा ग्रेजुएट्स सबसे ज्यादा बड़े हैं। दिस इज समथिंग दैट वी आर सीइंग, ये हम देख रहे हैं। द एजुकेशन पैटर्न ऑफ दोज बिलोंगिंग टू ओबीसी इज नाउ सिमिलर टू जनरल कैटेगरी। तो ओबीसी का लेवल तकरीबन जनरल कैटेगरी के बराबर पहुंच चुका है, जो कि हम देख रहे हैं 2017-18 तक। यानी कि आरक्षण देने का फायदा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये चीज है। और देखिए, और एक ग्राफ और देखिए, लेट्स हैव अ लुक। ये देखो, फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। ये एम्प्लॉयमेंट पैटर्न है ऑफ यंग अर्बन इंडियन मेन जो 25 से 35 साल की आयु के बीच आते हैं। तो इसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम से जानते हैं। यूथ ऑफ इंडिया 25 से 35 साल की उम्र के बीच। तो शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में अगर आप देखें, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मली एम्प्लॉयड कितने लोग थे? देखो, फॉर्मली एम्प्लॉयड लोग बढ़े हैं 2017-18 में। एससी फॉर्मली एम्प्लॉयड लोग कितने कम थे? एससी फॉर्मली एम्प्लॉयड लोग बड़े हैं, कितने बड़े हैं आप देखिए। ओबीसी सिर्फ और सिर्फ इतने थे, अब ओबीसी ऑलमोस्ट 3 गुना हो गए हैं, और जनरल कैटेगरी में भी बढ़ोतरी देखी गई है। तो इसका मतलब यह है कि फॉर्मल एजुकेशन जो कि अकाउंटेड है वहां पे संख्या बढ़ी है, और इनफॉर्मल में और ज्यादा बढ़ी है। सो इन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 35 years ऑल इंडियन मेन ऑलमोस्ट आर एट वर्क, क्योंकि काम करने का टाइम है।
2004-5 से शेयर ऑफ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज्ड अमंग ऑल सोशल ग्रुप्स रेंज्ड बिटवीन 20 to 28%। 20 से 28% तक ये चीज रेंज करती है। दिस इज समथिंग दैट रेंजेस। एक ग्राफ और है आप लोगों के लिए, ये देखिए कहां पे हाउ इंक्लूसिव इज द सेक्टोरल एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट कहां कहां बढ़ा है, वेयर ऑल हैज इट हैपेंड, कौन कौन से सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ा है। आप देख सकते हैं एसटी का एम्प्लॉयमेंट 2004-5 से 2017-18 ट्रेड होटल्स रेस्टोरेंट में इतना था, इतना हुआ, इतना था। एससी का इतना हुआ, ओबीसी का जो है वो भी बढ़ा, और जनरल कैटेगरी का कम हुआ, जनरल कैटेगरी हैज रिड्यूस्ड। उसके बाद फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, यहां पे आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी कम हुआ। अब ये कम हो रहा है तो क्या बढ़ रहा होगा, ओबीसी बढ़ा है, एससी बढ़ा है और एसटी भी बढ़ा है। सारे बड़े, एसटी जीरो था और एसटी बढ़ा है, कुछ ना कुछ तो पहुंचा ही होगा। रियल एस्टेट एंड बिजनेस सर्विसेज में आप देख सकते हैं जीसी कम हुआ है, ओबीसी बढ़ा है, एससी बढ़ा है और एसटी बढ़ा है। तो कहने का मतलब यह है कि क्या हमें आरक्षण के फायदे सिर्फ और सिर्फ 15 साल के पीरियड में, हम पहले तो जा ही नहीं रहे, हम 2004-5 से 17-18 कंपेयर कर रहे हैं, क्या इसके दौरान हमें आरक्षण के फायदे दिखे हैं? बिल्कुल दिखे हैं। इस ग्राफ को देखिए कैसा दिख रहा है। फॉर्मल एजुकेशन में अगर हम देखें तो इनकम के हिसाब से इयर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन आप इसको कंपेयर करिए तो इयर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल, 16 साल, 18 साल। तो इयर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन कितना है आप देख सकते हैं। 12 साल फॉर्मल एजुकेशन, ये जो था ये कट ऑफ लाइन है। आप देख सकते हैं इसमें सबकी संख्या, एसटी ब्लू लाइन है, एसटी, एससी रेड लाइन है, एससी, तो ये सब बढ़ती जा रही है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये संख्या बढ़ती जा रही है। किस तरीके से बढ़ रही है? इट इज इंक्रीजिंग, इट इज इन जनरल कैटेगरी भी बढ़ा है, सारी कैटेगरीज, ओबीसी भी बढ़ा है, एससी भी बढ़ा है, एसटी भी बढ़ा है, ऑल द कैटेगरीज हैव इंक्रीज्ड। तो ये सारी की सारी कैटेगरीज में बढ़ोतरी देखी गई है, और इसी के साथ साथ बढ़ोतरी इसलिए देखी गई है क्योंकि इनकी एवरेज मंथली इनकम बढ़ी है। तो मंथली इनकम बढ़ी है, और अकॉर्डिंग जितनी इनकम बढ़ती जा रही है उतनी ज्यादा पढ़ाई करते जा रहे हो, जितनी इनकम बढ़ती जा रही है उतनी ज्यादा पढ़ाई करते जा रहे हो। तो ये जो है ये दिखाता है, ये पीएलएफएस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा है जो कि सरकारी एजेंसीज देती हैं। तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? आपके सामने पूरा डेटा है। तो ओबीसी लेवल हो, एससी हो, एसटी हो, क्या एजुकेशन लेवल बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है। क्या एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है। सब कुछ बढ़ा है। So in some progress has been made by all. Young men from OBCs have seen a larger catch up. Returns of higher education in terms of wage disparity, different caste groups however remain significant. ये चीज है, closing the caste gap in education, jobs and incomes of young men continue to be work in progress in urban areas. तो इस इतनी पूरी एनालिसिस से, इतनी सारी टेबल से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? क्या ओबीसी की आर्थिक स्थिति बेटर हुई है? क्या एससी एसटी की इकोनॉमिक स्टेटस बेटर हुई है? क्या उनको नौकरियों में लाभ मिला है? बिल्कुल मिला है। क्या उनको पढ़ाई लिखाई में लाभ मिला है? बिल्कुल मिला है। तो ये सारे के सारे इन सम प्रोग्रेस हैज बीन मेड बाय ऑल यंग मेन, और जितने लोगों का सर्वे हुआ था फ्रॉम ओबीसीज हैव सीन अ लार्जर कैचअप, ये चीज देखी गई है। न्यू स्टडी फाइंड्स दिस कास्ट ग्रुप बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम राइजिंग एजुकेशन लेवल्स इन इंडिया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। तो अब जो है, अब सवाल, इस सवाल पे चीजें आती हैं कि भाई अगर आरक्षण से कास्ट डेवलप हो रही है, जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दिया था डेवलपमेंट हो रहा है, तो और कास्ट रिजर्वेशन क्यों मांग रही है? डिमांड तो हर सेक्टर से आती है, चाहे वो जाट हो, चाहे वो गुजर्स हो, चाहे वो मराठा लोग हो। तो रिजर्वेशन चाहे लैंग्वेज के बेसिस पे हो, चाहे कास्ट के बेसिस पे हो, मराठास, जाट्स एंड पटेल्स आर इकोनॉमिकली वीक, सो दे वांट टू बी इंक्लूडेड। उसके साथ साथ इट्स नॉट क्लियर इफ 103rd अमेंडमेंट विल प्रोटेक्ट द न्यू कोटा फॉर गुजर्स इन राजस्थान। क्या गुजर कम्युनिटी राजस्थान में प्रोटेक्ट होगी विद रिजर्वेशन कोटा फॉर गुजर्स? आप ये देखिए, एक तरफ भारत में रिजर्वेशन की डिमांड हर क्वार्टर से बढ़ती जा रही है। क्या आपने इसे एंड समझ लिया या मीन्स है? इस बात का जवाब जरूर देना कमेंट सेक्शन में, आप लोग क्या सोचते हो। और उसी के साथ साथ दूसरा, पड़ोसी देश, पड़ोसी देश की बात हो रही है। कौन सा पड़ोसी देश? बांग्लादेश। बांग्लादेश ने आरक्षण जो है वो पूरी तरीके से अपने देश में खत्म करा। It finished off reservation that was granted to the socially weak sections. Why? Because it said that people have developed to a certain extent, but the powers of reservation are reserved in the hands of the state. यदि स्टेट चाहे तो वो आरक्षण दोबारा ग्रांट कर सकता है, लेकिन एक बार ये कदम उठाया जा चुका है शेख हसीना सरकार द्वारा।
सो आप देख सकते हैं बांग्लादेश स्क्रैप्स कोटा सिस्टम इन गवर्नमेंट जॉब्स। जो सरकारी नौकरियां हैं वहां पे कोटा सिस्टम खत्म हुआ है अमिड माउंटेन प्रोटेस्ट। तो क्या आरक्षण खत्म करना इम्पॉसिबल है? क्या नामुमकिन है? नहीं, लोगों ने करके दिखाया है। इट हैज बीन डन। तो क्या इसके तर्क क्या थे? तो तर्क भी तो कुछ होंगे। सो बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड टू स्क्रैप कोटा फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स दैट सेट असाइड जॉब्स फॉर स्पेशल ग्रुप्स। उन्होंने ये बोला तो गवर्नमेंट के पास जो है स्पेशल अरेंजमेंट्स है जॉब्स देने के लिए उन लोगों को जो रिजर्वेशन डिमांड करते हैं या डिजर्व करते हैं विद डिसेबिलिटी। तो पीडब्ल्यूडी, फिजिकली डिसेबल्ड और बैकवर्ड एथनिक माइनॉरिटी वंस, यदि सरकार चाहे तो आरक्षण दे सकती है। प्रोटेस्ट जो हुआ वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि बांग्लादेश सिविल सर्विसेज एग्जाम में 56% आरक्षण था और 56% आरक्षण में से 30% आरक्षण उनको दिया जा रहा था जो वॉर वेटरन्स के बच्चे थे या उनके पोते पोतियां थे। 1971 मुक्ति वाहिनी वॉर वेटरन्स के पोते पोतियां थे। द प्रॉब्लम इज 30% सेगमेंट रिजर्व सीट फॉर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ 1971 वॉर, इसलिए प्रोटेस्ट था। लेकिन फिर भी आरक्षण जो है वो खत्म किया गया है सरकारी नौकरियों में। तो क्या यह नामुमकिन है? नहीं, नामुमकिन नहीं है, एक देश ने करके दिखाया है। तो आइए जानते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स इट्स बायस्ड। तो इसका कहने का मतलब था बांग्लादेश स्टूडेंट्स का कि सिर्फ और 2% पॉपुलेशन जो है, 2% पॉपुलेशन 56% सीटों के लिए कंपीट कर रही है और 98% पॉपुलेशन बाकी की सीटों के लिए कंपीट कर रही है। जनरल कैटेगरी का सबसे बड़ी शिकायत यह है कि लिमिटेड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा सीटों के लिए कंपीट करती है, तो उनके लिए कंपैरेटिवली आसान होता है, घुसना उसमें आसान होता है। तो अब जो है, अब सवाल ये उठता है, कैन इंडिया रिमूव रिजर्वेशन जस्ट लाइक बांग्लादेश डिड? क्या भारत में आरक्षण की समाप्ति हो सकती है? क्या यह खत्म हो सकता है बांग्लादेश की तरह? इसको बताइए, कोशिश करिए बताने की। इसके लिए कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि फैक्टर सबसे बड़ा यह है कि बांग्लादेश एक बहुत छोटा देश है, एक होमोजेनस कंट्री है, बल्कि भारत एक हेट्रोजेनस, बिग, डाइवर्स, फैला हुआ देश है। यहां पे हर पॉलिटिकल पार्टी का एक वोट बेस है, तो वो बोलती है उनके लिए। अब अगर किसी ने आरक्षण प्रॉमिस करा हुआ है तो वो उसके लिए बोलेंगे, लेकिन वो पॉलिटिक्स का गेम हुआ। हम बात करते हैं फैक्ट्स पे, अंडरस्टैंडिंग पे, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम काम की बात करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको यह बता दूं कि सबसे बड़ा सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि आरक्षण क्या उन लोगों को प्राप्त है जिन लोगों को आरक्षण की जरूरत है? The people who deserve reservation, are they being given reservation? Are they being benefited by reservation or not? This is the big question that you have to ask yourself. जो डाउन ट्रोडन है, जो गरीब है, जो इकोनॉमिकली वीक है, जो वाकई में बहुत ज्यादा सामाजिक या आर्थिक तौर पे दबा हुआ है, क्या उसको आरक्षण प्राप्त है? आरक्षण अगर प्राप्त है उन लोगों को जो डिजर्व नहीं करते, उन लोगों को जिनको ऑलरेडी सारे फायदे मिले हुए हैं, तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए। शुड दे बी गिवन आरक्षण? क्या आईएएस आईपीएस अफसर के बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए? क्या डॉक्टरों के बच्चों को आरक्षण प्राप्त होना चाहिए? क्या सेकंड जनरेशन आरक्षण होना चाहिए? बताओ। सबसे बड़ी शिकायत यही है जनरल कैटेगरी की। सो बांग्लादेश इज अ स्मॉल होमोजेनस कंट्री whereas इंडिया इज अ हेट्रोजेनस कंट्री। ये बात बिल्कुल सही है। Problem arises when children of IAS, IPS, doctors' sons are also enjoying the reservation facilities and depriving the poor who belong to their own caste, जो उसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जो एक्चुअली रिजर्वेशन डिजर्व करते हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है क्योंकि सीटें भर जाती हैं। तो ऑप्रेस्ड, डाउन ट्रोडन लोग जो रिजर्वेशन डिजर्व करते हैं, उनको रिजर्वेशन प्राप्त नहीं है। तो इस वजह से जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, जो जनरल कैटेगरी वाले गरीब हैं, वो इस वजह से उनको ये सबसे बड़ी शिकायत है कि तुम तो रिजर्वेशन डिजर्व करते ही नहीं, तुम्हें क्यों मिलना चाहिए? मिलना चाहिए डिजर्विंग लोगों को। तो प्रीवियसली एडवांटेज्ड कम्युनिटीज हैव बीन बिकमिंग द बेनिफिशियरीज ऑफ रिजर्वेशन, डिसएडवांटेज टू अ लार्ज एक्सटेंट ड्यू टू रिजर्वेशन। जो एडवांटेज कम्युनिटी है वो अपने आप को चाहते हैं, अब सब मराठा चाहते हैं, जाट चाहते हैं, गुर्जर चाहते हैं, किसी न किसी बेसिस पे सब चाहते हैं। मतलब सोच के देखिए, भारत के लोग ये चाहते हैं कि हमें पिछड़ा करो ताकि हम रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा पाए। कहां जा रहे हैं हम लोग? और इस पे पॉलिटिक्स होती है, इस पे राजनीति होती है। कितनी कमाल की बात है। देखिए, रिजर्वेशन पॉलिसी कैनॉट स्टे फॉर इनडेफिनिट पीरियड, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह दोबारा रिपीट करा है कि आरक्षण जो है हमेशा के लिए नहीं चल सकता। रिजर्वेशन कैनॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। तो अब आपके सामने यह सवाल है, फिर वही सवाल पूछता हूं, क्या भारत में आरक्षण होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो उसका रीजन लिख के कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं होना चाहिए तो उसका रीजन लिख के कमेंट सेक्शन में बताइए। बताइए जरूर। आपका सोचना, आपका जवाब
एक डिस्कोर्स शुरू करेगा, एक बात शुरू करेगा जो सबके काम आएगी। इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। एक सवाल है प्रीलिम्स का, देखिए क्या कहता है। रामनंदन कमिटी was appointed to identify the creamy layer among the OBCs। फैक्चुअल स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है, क्रीमी नॉन क्रीमी का फर्क बताया था। 101st Amendment Act conferred a constitutional status on the National Commission for Backward Classes, NCBC। NCBC हाल ही में बना है, it has been made in 2017-18। Article 16 provides for equality of opportunity for all citizens in matters of employment or appointment to any office under the state। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट के बारे में बताया है। तो 102nd अमेंडमेंट जो है उसने एनसीबीसी को स्टेटस ग्रांट करा। रामनंदन कमेटी वाला स्टेटमेंट सही है और आर्टिकल 16 वाला हम पढ़ चुके हैं। सो द आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, 1 and 3 ओनली। और इसके साथ साथ एक मेंस का सवाल है जो यहां पे मैं आपको करवा रहा हूं। रिजर्वेशन वाज एनविसाज्ड फॉर अ लिमिटेड पीरियड, एक लिमिटेड पीरियड के लिए बोला गया था। अंडरलाइन द नीड टू रीविजिट एंड फाइन ट्यून इट विद द रियलिटीज ऑफ द डे। तो ये चीज है। सवालों के जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं इंतजार करता हूं कि मैं पढ़ूं कि आप लोग किस तरीके से विवाद डिस्कोर्स शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बड़ों का आदर करिए, बच्चों से प्यार करिए। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।